एंड उसके साथ ही कैसे हम फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। प्रीवियसली हम जैसे पढ़े थे कि फंक्शंस का टाइप्स व फंक्शंस को किस तरीके से हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस को डिक्लेरेशन कर सकते हैं, ठीक है। एंड आज उसी पर्टिकुलर फंक्शंस को कैसे क्लास एंड ऑब्जेक्ट के अंदर हम यूज करते हैं। तो पहले हम समझते हैं व्हाट इज क्लास, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो व्हाट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास क्या है? क्लास एंड ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो क्लास को हम क्या बोलते हैं? क्लास इज द एब्स्ट्रैक्ट व्यू, क्लास इज ए एब्स्ट्रैक्ट व्यू फॉर ऑब्जेक्ट क्रिएशन। क्लास इज ए एब्स्ट्रैक्ट व्यू फॉर ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक है। क्लास क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू फॉर ऑब्जेक्ट क्रिएशन। और अदरवाइज आप कह सकते हो क्लास इज ए टेम्पलेट, क्लास इज ए टेम्पलेट, टेम्पलेट gives you for creating an object, ठीक है। तो ये दो तरीके से डेफिनेशन आप क्लास का बना सकते हो व बोल सकते हो। क्लास इज ए एब्स्ट्रैक्ट व्यू फॉर ऑब्जेक्ट क्रिएशन या क्लास इज ए टेम्पलेट व्हिच गिव्स यू फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। तो क्लास के अंदर होता क्या है? क्लास इज द कंटेनर ऑफ, क्लास is a container of properties and methods, properties and methods। उसके साथ ही तो क्लास क्या करता है? इज ए कंटेनर, प्रॉपर्टीज और मेथड्स का है। किसका है? प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किसका है? ऑब्जेक्ट्स का। जो भी ऑब्जेक्ट्स हम जनरली डिक्लेरेशन करेंगे उस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, मेथड्स का मतलब है इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है हम क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज के साथ ही डिक्लेरेशन करते हैं। तो एक क्लास के अंदर क्या क्या रहता है? सपोज आपको क्लास डिक्लेरेशन करना है, क्लास डिक्लेरेशन कैसे करेंगे? क्लास सपोज स्टूडेंट, ठीक है, क्लास स्टूडेंट। एंड इस स्टूडेंट क्लास के अंदर आपका सपोज प्रॉपर्टीज है जस्ट लाइक इंट रोल, देन इंट एज, देन रोल एज, स्ट्रिंग नेम एंड उसके साथ स्ट्रिंग एड्रेस। तो ये है क्लास का प्रॉपर्टीज। इस प्रॉपर्टीज को हम ये भी बोल सकते हैं एज ए डाटा मेंबर। क्या बोल सकते हैं? डाटा मेंबर, ठीक है। उसके साथ अगर हम इसका इम्प्लीमेंटेशन, क्लास का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन और मेंबर मेथड, इम्प्लीमेंटेशन और मेंबर मेथड, ठीक है। उसके बाद कैसे डिक्लेरेशन करेंगे? सपोज मैंने यहाँ पे किया void stored input, ओके, देन void stored display। तो ये है एक पर्टिकुलर क्लास जो कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने से पहले हमको एब्स्ट्रैक्ट व्यू दे रहा है कि आप क्या क्रिएट करना चाहते हो, वह कौन सा पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बिल्ट इन करना चाहते हो, वह क्या ऐड ऑन करना चाहते हो उस ऑब्जेक्ट के अंदर, वह कौन सा ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करना चाहते हो। तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेके, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे जो क्रिएट हुआ तो इसका हम ऑब्जेक्ट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज ए टेंजिबल and some intangible entities। Object क्या है? Is some tangible and intangible entities
तो उसको अगर आप देखना चाहते हो, अगर डिफाइन करना चाहते हो, कैसे करोगे? तो पहले हम डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट पहले क्या है? तो व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज ए tangible और intangible entity। इसका मतलब क्या है? टेंजिबल इंटेंजिबल का मतलब क्या है? कुछ ऑब्जेक्ट्स आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, मतलब टच एंड फील रहेगा तो टेंजिबल बोलेंगे, टच एंड फील रहेगा तो उसको हम बोलेंगे टेंजिबल। एंड इंटेंजिबल क्या है? आप ओनली फील कर सकते हो, ठीक है, ओनली फील, दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल। एंड एंटिटी का मतलब है जो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, जो एग्जिस्ट करता है इन रियल वर्ल्ड। एंटिटी एग्जिस्ट ऑन रियल वर्ल्ड, ठीक है, एग्जिस्ट ऑन रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड में जो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो उसको हम प्रोग्रामेटिकली कैसे डिक्लेयर करेंगे? तो एक प्रोग्रामेटिकली हम जो इनटेंजिबल बोल रहे हैं, इसी वजह से बोल रहे हैं कि हम कुछ चीज को प्रोग्रामेटिकली भी डिक्लेयर कर सकते हैं। टेंजिबल कौन है? आपके आंखों के सामने जो भी चीज दिखाई दे रहा है वह टच एंड फील कर सकते हो, दैट इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड जो चीज आपके आंखों के सामने दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आप टच कर नहीं कर सकते, लेकिन फील कर सकते हो, जितने सारे सॉफ्टवेयर्स हो गए, तो सॉफ्टवेयर्स आर बिलोंग टू द इनटेंजिबल एंड जो एग्जिस्ट करता है दैट्स ए टेंजिबल। तो सॉफ्टवेयर को हम बोल सकते हैं इनटेंजिबल, ओके। सॉफ्टवेयर जितने सारे वर्ल्ड में सॉफ्टवेयर्स हो गए, दीज आर द इनटेंजिबल। एंड जितने सारे आपका फिजिकल, मतलब जो एग्जिस्ट करता है, फिजिकल एंटिटी, दैट्स कॉल्ड द टेंजिबल, ठीक है, टेंजिबल। इनटेंजिबल देन फिजिकल एंटिटी इज कॉल्ड टेंजिबल, ओके, समझ में आ गया? अगर इसको हम प्रोग्रामेटिकली डिक्लेयर करेंगे, कैसे करेंगे? तो किस क्लास का करेंगे? स्टूडेंट क्लास का करेंगे। तो स्टूडेंट क्लास को हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे? तो पहले आपको क्लास का नाम लिखना है स्टूडेंट, तब जाके उस पर्टिकुलर क्लास को एग्जिस्टेंस मिलेगा, वो क्लास एग्जिस्ट करेगा अगर ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करेगा तो। लेकिन जब तक वो क्लास आपका एक व्यू नहीं दे रहा है कि कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहिए, तब तक आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए उसका बैकग्राउंड में क्लास आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उस क्लास के वजह से हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, उसके नीचे आपको क्या करना है? एस डॉट, डॉट इज द कनेक्टर, ओके। आपको प्रॉपर्टी भी एक्सेस कर सकते हो इस तरह का, मैं आपको कुछ दिखाता हूं, जैसे इस तरह का एस डॉट एज, एंड उसके साथ ही अगर मेथड्स को एक्सेस करना है, डाटा मेंबर्स को एक्सेस करना है, ठीक है, मेंबर मेथड को एक्सेस करना है, तो कैसे करोगे? डॉट कनेक्ट यूज करके करोगे, ठीक है, समझ में आ गया? स्टूड इनपुट देन स्टूड डिस्प्ले, ठीक है, नॉट डिस्प्ले, स्टूड डिस्प्ले। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन करोगे एंड एक्सेस करोगे। तो अभी यहाँ पे ये जो डिक्लेरेशन हुआ, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ये जो मैंने न्यू कीवर्ड यूज किया, ठीक है, ये जो न्यू कीवर्ड यूज किया, दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ये जो न्यू कीवर्ड यूज हुआ, ये जनरली ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है। न्यू कीवर्ड यूज हेल्प्स अस टू क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। न्यू कीवर्ड, दिस इज कॉल्ड ए कीवर्ड, helps us for object creation, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमको हेल्प किया न्यू कीवर्ड। तो न्यू इससे कीवर्ड, कीवर्ड का मतलब है रिजर्व, जो ऑलरेडी डिफाइंड है। हम अपने तरीके से डिक्लेरेशन नहीं कर रहे, अपने साइड से डिक्लेरेशन नहीं कर रहे। जैसे फंक्शंस को अपने साइड से डिक्लेरेशन कर रहे थे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके। न्यू कीवर्ड को
अपने साइड से डिक्लेरेशन नहीं कर, ये ऑलरेडी डिफाइंड है। अगर आपको ऑब्जेक्ट को एग्जिस्ट करना है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, तो न्यू कीवर्ड के थ्रू क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो न्यू स्टूडेंट है, ये जो मैंने बताया अभी न्यू स्टूडेंट, ठीक है, दिस इज द न्यू स्टूडेंट, दिस इज द वाइटल पार्ट फॉर ऑब्जेक्ट क्रिएशन। कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट व इम्पोर्टेंट पॉइंट, न्यू स्टूडेंट। अगर ये क्रिएट नहीं होगा तो आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट एग्जिस्ट नहीं करेगा आपका कोड लेवल के अंदर, कोडिंग लेवल के अंदर। एंड उसके साथ ही ये जो एस देख रहे हो, एस इज द इंस्टेंसिएशन व एस इज द रेफरेंस, ठीक है। एस क्या है, इज ए इंस्टेंस और रेफरेंस। क्या है, इंस्टेंस और रेफरेंस, इंस्टेंस और रेफरेंस, ठीक है, इंस्टेंस और रेफरेंस। जब आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसी समय आपका ये एक इंस्टेंस एग्जिस्ट करता है। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसी समय एक इंस्टेंस एग्जिस्ट करता है। क्यों करता है, क्यों डिक्लेरेशन होता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है इंस्टेंस को क्यों डिक्लेरेशन किया जाता है? इसलिए किया जाता है इंस्टेंस को, जनरली ऑब्जेक्ट के बिहाल्फ में ये काम करे। मतलब आपका ऑब्जेक्ट एज ए मेन एंटिटी, लेकिन उसको प्रेजेंट कौन कर रहा है, इंस्टेंस, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा अंदर जाता हूँ मेमोरी, ठीक है, सपोज ये आपका रैम है, ठीक है, ये क्या है, ये आपका रैम है। इस रैम के अंदर मैंने क्या किया, आपका एक ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट कौन सा, ये जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, सपोज ये है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, ये रैम के अंदर स्टोर हुआ। एंड इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ने क्या किया, क्या क्या प्रॉपर्टी इसने रखा, तो दिस इज कॉल्ड एस, दिस इज कॉल्ड एस। एंड ये जब एग्जिस्ट हुआ, ठीक है, ये जब एग्जिस्टेंस में आया एस, एंड ये जब एग्जिस्टेंस में आया तो ये मेमोरी किस किस को मेमोरी असाइन करने दिया, आपका रोल, ठीक है। ये आपका क्या क्या मेमोरी को असाइन करने दिया, रोल, इसके अंदर क्या क्या स्टोर हुआ आपका, रोल, एज, नेम, एड्रेस, ठीक है। ये सारा चीज आपका जनरली इस ऑब्जेक्ट के वजह से एग्जिस्ट किया, ठीक है। एंड इसके साथ ही मेथड्स यहाँ पे आपका स्टोर, ठीक है। मेथड्स जो जो है, जैसे इनपुट, डिस्प्ले, ये दो मेथड्स। एंड ये सारा चीज, सारा इंफॉर्मेशन स्टोर कहाँ पे हुआ, मतलब कहाँ पे ये असाइन हुआ, स्टैक मेमोरी के अंदर। किस मेमोरी के अंदर, स्टैक मेमोरी, ठीक है। दो टाइप का मेमोरी है, एक स्टैक मेमोरी, एक हीप मेमोरी। बताऊंगा एक दिन स्टैक एंड हीप मेमोरी के अंदर क्या है, लेकिन ये जब ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हुआ, असाइन हुआ, ये सारा चीज स्टैक मेमोरी के अंदर डिफाइंड हुआ, एक एक करके वहां पे स्टोर होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो दिस इज द प्रॉपर पूरा एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लास एंड ऑब्जेक्ट, क्या है एंड काम कैसे करें, ठीक है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चले जाओ, आपको क्लास ऑब्जेक्ट मिलेगा ही मिलेगा, एक्सप्लोडिंग सी, सी को छोड़ के। सी का एक अलग सा वर्जन आता है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव सी। वहाँ पे डिफरेंट है, वहाँ पे थोड़ा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में बताया गया है, लेकिन जो फॉर्मल सी है उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। सी के बाद जितने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि मार्केट में लॉन्च हुए, बहुत सारे लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि ये अगर आप कोई भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या कोई भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट करते हो तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स तो आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया? तो अभी नेक्स्ट कैसे इस पर्टिकुलर कोडिंग, इसको कोडिंग के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो कोड करते हैं। 2-3 कोडिंग करूंगा अभी क्लास एंड ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे एक नया राइट क्लिक, इसके बाद आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करना है, न्यू पैकेज क्लास एंड ऑब्जेक्ट का। क्लास com डॉट क्लास ऑब्जेक्ट डॉट जावा।
न्यू क्लास, तो यहाँ पे स्टूडेंट, हम स्टूडेंट का क्लास क्रिएट कर रहे हैं। बस हो गया स्टूडेंट क्लास। क्लास का नेम बिगिनिंग में कैपिटल लेटर होना चाहिए, याद रखना, स्मॉल लेटर में नहीं रखना है, ठीक है, कैपिटल लेटर में होना चाहिए क्योंकि ये नाम है। बिगिनिंग लेटर शुड बी द कैपिटल अपर केस। तो इस क्लास के अंदर हमारा प्रॉपर्टी क्या रहेगा, इंट रोल, इंट एज, ठीक है। अब इसमें डाटा भी असाइन कर सकते हो, डिफॉल्ट वैल्यू डेट से 0, इसमें डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर सकते हो। देन स्ट्रिंग नेम null, then string address null। इसका मतलब क्या है, null null, null null का मतलब है आपका स्ट्रिंग एक क्लास को बिलोंग करता है। अगर किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एक क्लास को बिलोंग करता है तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू, ओके, डिफॉल्ट वैल्यू null होता है, क्योंकि क्लास को बिलोंग करेगा तो ऑब्जेक्ट तो क्रिएट होगा ही, तो इसीलिए उसका प्रॉपर्टी का डिफॉल्ट वैल्यू है null। एंड यहाँ पे मैं एक चीज बताना भूल गया, ये जो डॉट ऑपरेटर मैंने यूज किया था, व्हाट इज द वर्क ऑफ डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर का काम क्या है, डॉट ऑपरेटर जनरली, इसको हम ऑपरेटर बोलेंगे, ऑपरेटर makes the connection between okay, makes the connection between reference and property with मेथड या मेंबर मेथड, ओके। समझ में आ गया डॉट का मतलब क्या है। तो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट, क्योंकि डॉट हम क्यों यूज करते हैं आपको ये रीजन जानना चाहिए, डॉट हमारा क्या हेल्प कर सकता है, डॉट ऑपरेटर, ठीक है, फाइन। तो चलो ओके, तो इसके बाद हमको दो मेथड, मेंबर मेथड क्रिएट करना है। तो ये सारा चीज क्या हुआ, प्रॉपर्टीज, ठीक है, या डाटा मेंबर और डाटा मेंबर, ठीक है। देन आ गया मेंबर मेथड। तो कैसे लिखेंगे, एक था क्या, void stored input, ओके, देन आएगा void stored display। बस अभी करना क्या है, अभी हम इनपुट करेंगे, ठीक है, अभी हम इनपुट करेंगे। तो मैं दो तरीके के इनपुट करूंगा, दो प्रॉपर्टी को यहां से इनपुट करूंगा मेन फंक्शन से, एंड अदर दो प्रॉपर्टी को यहां से इनपुट करूंगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, तो पहले हमको यहाँ पे क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, देन एस डॉट, ठीक है। तो मेरा तो यहाँ पे शो नहीं करेगा, नहीं तो आप लोग का वहां पे शो करेगा, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूंगा, यहां से इनपुट करूंगा। तो मुझे यहाँ पे स्कैनर डिक्लेयर करना है, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, देन सिस्टम डॉट इन, एंड यहाँ पे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एंटर,
रोल एंड एज। तो यहाँ पे एस सी डॉट मतलब एस डॉट रोल, देख रहे हो कैसे मैं असाइन कर रहा हूँ, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, देन एस डॉट एज, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, ये दो यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे करने से कुछ इतना इंस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी आगे समझोगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे इंस्टेंस का जरूरत पड़ रहा है, जो रेफरेंस को जरूरत पड़ रहा है उसके थ्रू मैंने एक्सेस यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे मोस्टली क्या करना है, डायरेक्टली आपको विदाउट इंस्टेंस के थ्रू नहीं कर सकते। इस मेन फंक्शन के अंदर आपको डॉट ऑपरेटर यूज करना ही है, लेकिन यहाँ पे आपको विदाउट डॉट ऑपरेटर भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इनपुट करना चाहूंगा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नेम इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका एस सी क्या है इसको पता नहीं, तो आपको फिर से यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो स्कैनर है इसको फिर से रीडिक्लेरेशन करना है, क्योंकि अगर इनपुट लेना चाहते हो तो, नहीं तो डायरेक्टली इनिशियलाइज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या है, एड्रेस इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट। ठीक है, हो गया। तो अभी इनपुट होने के बाद आपको डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं सारा चीज ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ, यहाँ पे तो पता चल गया आपको कैसे करना है, एंटर रोल एंड एज, तो यहाँ पे भी वही चीज लिखता हूँ, SYSOUT। इसके बाद मैं अनदर एक प्रोग्राम करूंगा जो कि प्रॉपर तरीके से जो करते हैं आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिक्स्ड करके कर रहा हूँ, कुछ फंक्शंस के अंदर कर रहा हूँ, कुछ फंक्शंस के बाहर भी कर रहा हूँ। ठीक है, फंक्शंस के अंदर मतलब यहाँ पे जो स्टोर्ड इनपुट किया गया उसके अंदर, एंड जो मेन फंक्शन के अंदर कर रहा हूँ उसके अंदर थोड़ा डिफरेंट तरीके से कॉल कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ थोड़ा जानने के लिए। तो एंटर नेम एंड एड्रेस। ठीक है, तो अभी यहाँ पे डिस्प्ले करना है, ऑल डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट, नीचे आए एंड यहाँ पे आपका सारा चीज डिस्प्ले कर, SYSOUT। तो पहला है रोल, उसके बाद नेम, रोल एज था, जैसे डिक्लेरेशन किया वैसे ही करना है। ऐसा नहीं कि डिफरेंट नहीं कर सकते हो, लेकिन डिक्लेरेशन के हिसाब से करोगे तो अच्छा रहेगा। ओके, स्मॉल लेटर में है, मैंने कैपिटल दे दिया। बस हो गया। अभी करना क्या है, नेक्स्ट में हमको उस ऊपर जो इनपुट है बाकी जो मेंबर्स के लिए, दो मेंबर मैंने ऊपर जो डिक्लेरेशन किया उसको कॉल करना है। एस डॉट डॉट लगाना है कनेक्शन, जो मैसेज पास करने के लिए, स्टूड इनपुट, देन एस डॉट स्टूड डिस्प्ले। ठीक है, एस डॉट स्टूड इनपुट, एस डॉट स्टूड डिस्प्ले। आइडिया हो गया। अभी क्या करना, रन करना। हाँ,
रोल क्या है, मैंने रोल बताया 23, एज बताया 12, नेम क्या है 40 एंड एड्रेस क्या है QW/R। हो गया, ऑल डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट, रोल 23, एज 12, नेम ओके 40 एंड एड्रेस इज द QW34/R। ठीक है, इस तरीके से मैंने सारा इंफॉर्मेशन मैंने स्टूडेंट का इनपुट कर दिया एंड डिस्प्ले कर दिया। अगर आप मेन फंक्शन के अंदर ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना चाहोगे तो आपको इंस्टेंस के थ्रू ही एक्सेस करना पड़ेगा। अगर आप बिना मेन फंक्शन के थ्रू अगर ये प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना चाहते हो, मुझे मेन फंक्शन के थ्रू एक्सेस करना नहीं है, मतलब मेन फंक्शन के अंदर मुझे इसका इनपुट नहीं देना है, देना किस में है, स्टूडेंट इनपुट के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक सिंपल सा एक ही लाइन पे आप देखो, जैसे मैंने यहाँ पे कॉल किया, इस तरह का कॉल करना है एंड डिस्प्ले करना है। अगर मेन फंक्शन के थ्रू करते हो तो आपको इंस्टेंस डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा मैं अभी नहीं बताऊंगा, एक सिंपल सा अनदर कोड करूंगा एम्प्लॉय का, ठीक है, जो कि प्रॉपर वे में इनपुट एंड डिस्प्ले को मैं दिखाऊंगा। उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर हम क्यों इंस्टेंस का हेल्प लेते हैं उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि वहां पे एक कीवर्ड आएगा दैट इज कॉल्ड स्टैटिक कीवर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एंड उसके वजह से हमको ये चीज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलो, तो हम पहले दूसरा एक प्रोग्राम करते हैं, एम्प्लॉय। ओके, एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या आता है, इंट एम्प्लॉय आईडी, इंट स्ट्रिंग एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, ओके, आईडी डेजिग्नेशन, स्ट्रिंग एम्प्लॉय एड्रेस, ठीक है, और एम्प्लॉय का नेम भी दे सकते हो, स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम इंट एज। ओके, तो ये सारे प्रॉपर्टीज हैं, ये क्या है, सारे प्रॉपर्टीज है किसका, एम्प्लॉय प्रॉपर्टीज, एम्प्लॉय प्रॉपर्टीज। उसके बाद एम्प्लॉय का मेथड, एम्प्लॉय मेंबर मेथड्स, ठीक है, एम्प्लॉय का क्या है, मेंबर मेथड्स। तो मेंबर मेथड्स क्या होगा, दो मेंबर मेथड करेंगे, void एम्प्लॉय इनपुट, उसके बाद void एम्प्लॉय डिस्प्ले। ओके, एम्प्लॉय इनपुट एंड एम्प्लॉय डिस्प्ले, एम्प्लॉय इनपुट एंड एम्प्लॉय डिस्प्ले, ये दो तरीके से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वही सेम चीज किया था, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा मिक्स कर दिया था। मेन फंक्शन के अंदर फिर से थोड़ा सा इनिशियलाइज किया था, मतलब इनपुट किया था, उसके बाद मैंने इनपुट के अंदर बाकी जो था इनपुट किया था एंड डिस्प्ले किया था। ठीक है, तो अभी मैं पूरा सेग्रीगेट करूंगा, मतलब इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। ठीक है, तो मेन फंक्शन के अंदर मैं कुछ भी नहीं करूँ, ओनली इंस्टेंस क्रिएट करूंगा। ओनली क्या करूंगा, एम्प्लॉय का इंस्टेंस क्रिएट करूंगा या रेफरेंस क्रिएट करूंगा, न्यू एम्प्लॉय, ई डॉट इनपुट, ई डॉट ठीक है, हो गया सिंपल तरीके से। अभी यहाँ पे हमको स्कैनर डिक्लेयर करना है, बाकी काम करना है।
स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, सिस्टम डॉट इन। तो अभी स्कैनर को कॉल करने के लिए देखते हैं ऑटोमेटिकली आता है या नहीं। यस, आ गया। बस अभी इसके नीचे तो अभी SYSOUT क्या क्या इनपुट करना है, ID, नेम, एज, डेजिग्नेशन एंड एड्रेस। ठीक है, एंटर ID, नेम, एज, डेजिग्नेशन, एड्रेस। ओके, तो पहले आपको क्या करना है, आपका स्कैनर तो क्रिएट हो चुका है, तो आपको यहाँ पे ओनली MEID इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, ID, उसके बाद एम्प्लॉय नेम SC डॉट हमारा नेम नेक्स्ट, ओनली नेक्स्ट। ये कैरेक्टर्स एक्सेप्ट करेगा। अभी जो ये SC क्रिएट हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, SC इज द ऑब्जेक्ट, SC इज द इंस्टेंस, SC इज द रेफरेंस, मैंने आपको पहले से बताया था। अभी हम उसी तरीके से एम्प्लॉय का कर रहे हैं। एम्प्लॉय क्या है, एक क्लास है। एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट कौन सा है, इंस्टेंस क्या है, ये वाला। उसी क्लास के अंदर हम ये यूज कर रहे हैं। अगर कोई दूसरे पर्टिकुलर क्लास के अंदर एम्प्लॉय क्लास को अगर यूज करना पड़ रहा है, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा इस क्लास को, तब जाके उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपना पैकेज, अपना जो भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है और इंस्टेंस से क्रिएट करेंगे। तो जैसे स्कैनर क्लास है, स्कैनर क्लास एक पर्टिकुलर पैकेज के अंदर है। किस पैकेज के अंदर है, java.util के अंदर है। एंड उसके अंदर एक क्लास है जिसका नाम है स्कैनर। हम उस क्लास का इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट किए, उस इंस्टेंस के मदद से हम यहाँ पे उसका मेथड्स को कॉल कर रहे हैं। वैसे ही अगर मैं किसी दूसरे क्लास में अगर ये एम्प्लॉय क्लास को कॉल करूंगा, तो मैं पहले इंपोर्ट करूंगा ये चीज, क्लास ऑब्जेक्ट देन जावा, क्लास डॉट ऑब्जेक्ट, क्लास ऑब्जेक्ट डॉट जावा, इसको इंपोर्ट करूंगा। जब इसको इंपोर्ट करूंगा तो मेरा लाइन क्या रहेगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, अगर इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट कॉम डॉट क्लास अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट डॉट जावा। ठीक है, डॉट, उसके बाद आपका रहेगा एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्या है, दिस इज द क्लास, तो वो क्लास का नाम रहेगा। तो इस तरीके से आप इंपोर्ट करोगे एक दूसरे पर्टिकुलर क्लास के अंदर। उसके बाद आप इस एम्प्लॉय क्लास का दो मेथड है, एक इनपुट एंड डिस्प्ले। तो उस क्लास को डिक्लेरेशन करने, पैकेज को मतलब कॉल इंपोर्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप एम्प्लॉय का इंस्टेंस क्रिएट करोगे ऑब्जेक्ट के साथ। उसके बाद ये डिस्प्ले एंड इनपुट एंड डिस्प्ले को कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द वे। तो उसके बाद एज, डेजिग्नेशन एंड एड्रेस, एम्प्लॉय एज, उसके बाद एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, उसके बाद एम्प्लॉय एड्रेस। ठीक है, उसके बाद SC डॉट नेक्स्ट इंट। हो गया कंप्लीट एवरीथिंग, ये इनपुट हो गया। अभी यहाँ पे डिस्प्ले करना है। ठीक है, क्या करना है, डिस्प्ले, डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉय डिटेल्स। ठीक है, डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉय डिटेल्स, हर एक एम्प्लॉय का डिटेल्स यहाँ पे डिस्प्ले करो। तो पहले क्या होगा, एम्प्लॉय
आईडी, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉई नेम, उसके बाद एम्प्लॉई एज, एम्प्लॉई डेजिग्नेशन, उसके बाद एम्प्लॉई एड्रेस, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा फॉर्मेट कर दूंगा। ठीक है। तो अभी क्या करना है, अभी हमको यहाँ पे आईडी, एज, डेजिग्नेशन, ओके, देन एड्रेस, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इनपुट कर लिया एंड यहाँ पे मैं अभी डिस्प्ले करूंगा, डिस्प्ले भी कर दिया, ठीक है। तो अभी मैं इसको रन करता हूं। देखो यहाँ पे पूछ रहा है, पहले आईडी दे दिया, उसके बाद नेम, उसके बाद एज, उसके बाद डेजिग्नेशन, ओके। उसके बाद आ गया एड्रेस, देखो एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज, डेजिग्नेशन एंड एड्रेस। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्प्ले में थोड़ा चेंज करूंगा, ये जो साइड में है ना, इसको थोड़ा सा डिस्प्ले पे चेंज करो। बस हो गया। तो ये था एम्प्लॉय डिस्प्ले। समझ में आ गया कैसे काम कर रहा है? बहुत ही इजी है। इस तरीके से हम जनरली एक पर्टिकुलर क्लास को डिक्लेयर करते हैं, उसका प्रॉपर्टीज पहले डिफाइन करते हैं, उसके बाद मेथड्स डिक्लेयर करते हैं। उस मेथड्स को डिक्लेरेशन करने के बाद थ्रू इंस्टेंस हम जनरली एक्सेस कर पाते हैं विथ इंप्लीमेंट एंड डिस्प्ले। ठीक है, इंप्लीमेंट कैसे करते हैं? इनपुट करके, एंड डिस्प्ले उसके बाद डिटेल्स को दिखा के। बस हो गया। ठीक है, ओके। तो अभी हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक के बारे में। स्टैटिक एक कीवर्ड है। स्टैटिक क्या है? एक कीवर्ड है। कीवर्ड का मतलब है दिस इज कॉल्ड ए रिजर्व वर्ड। हम अपने तरीके से डिक्लेयर नहीं करते हैं, प्रोग्रामिंग के अंदर पहले से डिफाइंड है, कंपाइलर के अंदर पहले से डिजाइन किया गया है कि कैसे काम करेगा। स्टैटिक इज कॉल्ड एज ए कीवर्ड एंड इसका यूज क्या है, इंपोर्टेंस क्या है। आपको मैं जब बिगिनिंग क्लास के अंदर बताया था, हम स्टैटिक अगर डिक्लेयर करते हैं मेन फंक्शन के अंदर, वहां पे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना व ऑब्जेक्ट का मतलब क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे अभी देखो, अभी अगर मैं यहाँ पे देखो एक स्टैटिक है, ठीक है, लेकिन हमारा जो प्रॉपर्टीज है, ये जो प्रॉपर्टीज आप यूज कर रहे थे, ये स्टैटिक है क्या? दीज आर नॉट स्टैटिक। तो ये स्टैटिक नहीं होने की वजह से अगर हम ये प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना चाहते हैं
तो एक्सेस करने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे क्रिएट होगा, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब इंस्टेंस क्रिएट होगा, तब इंस्टेंस क्रिएट होगा तब जाके हम स्टैटिक इंस्टेंस के थ्रू प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं, अगर आप स्टैटिक डिक्लेरेशन नहीं किए हो। ठीक है, मैंने क्या बोल रहा हूँ, स्टैटिक डिक्लेरेशन नहीं किए हो। तो स्टैटिक किस तरीके से डिक्लेरेशन होता है, स्टैटिक अगर आप डिक्लेरेशन करते हो, दो तरीके से हम डिक्लेरेशन करते हैं। एक हम किसके अंदर करते हैं, एक मेथड के अंदर करते हैं, एक दूसरा प्रॉपर्टीज के अंदर करते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक को हम दो तरीके से डिक्लेरेशन कर सकते हैं। स्टैटिक वी कैन डिक्लेयर इन टू वेज। ठीक है, दो तरीके से डिक्लेरेशन कर सकते हैं। कहां कहां पे डिक्लेयर करते हैं, मोस्टली हम प्रॉपर्टीज एंड दूसरा है मेथड्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज एंड मेथड। जैसे मेन मेथड से पहले क्या डिक्लेरेशन हुआ है, स्टैटिक डिक्लेरेशन हुआ है। एंड मेन मेथड अगर स्टैटिक डिक्लेरेशन हुआ है, अगर मेन मेथड स्टैटिक डिक्लेरेशन हुआ है, उसके अंदर मैं अगर एक नॉन स्टैटिक को एक्सेस करना चाहता हूं, तो नॉन स्टैटिक किसको बोलेंगे, तो मैं डायरेक्टली आपको यहां पे बता देता हूं, दीज आर कॉल्ड ए नॉन स्टैटिक। ठीक है, दीज आर कॉल्ड ए नॉन स्टैटिक। समझ में आया, ये सबको हम क्या बोलते हैं, नॉन स्टैटिक मेंबर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन स्टैटिक मेंबर्स और इंस्टेंस मेंबर। ठीक है, नॉन स्टैटिक मेंबर और इंस्टेंस मेंबर। समझ में आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना व्हाट इज स्टैटिक एंड व्हाट इज नॉन स्टैटिक। ठीक है, अगर आप कोई भी पर्टिकुलर मेथड या प्रॉपर्टी से पहले स्टैटिक डिक्लेरेशन नहीं करते हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ए नॉन स्टैटिक। अगर स्टैटिक डिक्लेरेशन करते हो, दैट इज कॉल्ड ए स्टैटिक। तो स्टैटिक प्रॉपर्टी हो सकता है, स्टैटिक मेथड हो सकता है। अगर डिक्लेरेशन नहीं करोगे, उसको हम नॉन स्टैटिक बोलेंगे। ठीक है, नॉन स्टैटिक बोलेंगे। एंड इसको हम इंस्टेंस प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ पे बोल रहा हूँ, इंस्टेंस मेंबर एंड मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, आइडिया हो गया। तो दीज आर कॉल्ड इंस्टेंसेस। तो ये क्या है आपका, ये जो ये आपका जनरली 3 टाइप का प्रॉपर्टी हम डिक्लेरेशन करते हैं, मतलब जो हम डिफाइन करते हैं। एक है लोकल प्रॉपर्टी व लोकल वेरिएबल, एक स्टैटिक वेरिएबल, एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंस। ओके, नॉन स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंस। तो ये जो आपका प्रॉपर्टीज है, इंस्टेंस प्रॉपर्टीज है। ठीक है, समझ में आ रहा है। एंड इसको एक्सेस करने के लिए आपको इंस्टेंस चाहिए, ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो पाएगा। क्यों एक्सेस नहीं हो पा रहा है, बिकॉज आपका मेन मेथड स्टैटिक है। मेन मेथड स्टैटिक होने के वजह से अगर आप एक नॉन स्टैटिक को मेन मेथड के अंदर एक्सेस करना कोशिश कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, तो वहां पे आपको इंस्टेंस के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हो। विदाउट इंस्टेंस एक्सेस नहीं हो पाएगा, एरर शो करेगा। ठीक है, बॉग शो करेगा, मतलब बॉग होगा, वो प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए अगर मुझे रोल को मेन के अंदर एक्सेस करना है, तो इंस्टेंस के थ्रू एक्सेस करूंगा। तो इसलिए मैंने मेन के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस क्रिएट किया, दैट इज कॉल्ड एस। एंड उस रेफरेंस व इंस्टेंस के थ्रू मैंने उस प्रॉपर्टीज को एक्सेस किया मेन के अंदर ड्यू टू स्टैटिक। अगर स्टैटिक को मैं हटा दूंगा, ठीक है, कोई भी, ये मेन मेथड तो स्टैटिक तो डिक्लेयर करना पड़ेगा, बाकी कोई मेथड के अंदर अगर मैं स्टैटिक को हटा दूंगा तो डायरेक्ट एक्सेस होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो, ये जो दो मेथड है, हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं। क्यों, बिकॉज प्रॉपर्टीज आर नॉन स्टैटिक एंड ये मेथड्स भी है नॉन स्टैटिक मेथड्स। ये जो मेथड्स है ना, दीज आर ऑल्सो नॉन स्टैटिक। अगर इस मेथड को मैं स्टैटिक डिक्लेरेशन कर देता हूं, अगर इस मेथड को मैंने स्टैटिक डिक्लेरेशन कर दिया, अभी देखो एरर आ गया। देखो क्या बोलेगा, ये नॉन स्टैटिक मेथड, देखो चेंज नेम टू स्टैटिक बोलेगा, कैन नॉट मेक ए स्टैटिक रेफरेंस टू ए नॉन स्टैटिक फील्ड नेम। ओके, कैन नॉट मेक ए स्टैटिक रेफरेंस टू ए नॉन स्टैटिक फील्ड नेम। समझ में आ गया। तो नॉन स्टैटिक कौन है, ये नेम एंड एज एक नॉन स्टैटिक है। अगर आप इसके स्टैटिक मेथड के अंदर आप ये नेम एंड एड्रेस एक्सेस करना चाहते हो, तो डिक्लेयर करो एज ए स्टैटिक। ठीक है, एरर चला गया, फिर से इसको डिक्लेयर करो स्टैटिक, एरर चला जाएगा। बस सिंपल।
दिस इज द कंसेप्ट स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक। स्टैटिक किसको बोलेंगे? कीवर्ड अगर ऐड कर देते हो प्रॉपर्टी या मेथड से पहले, स्टैटिक डिक्लेरेशन हो गया। अगर कीवर्ड नहीं है दैट इज नॉन स्टैटिक। अगर कीवर्ड स्टैटिक कीवर्ड नहीं है दैट इज नॉन स्टैटिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रोल एंड एज बोथ आर नॉन स्टैटिक, लेकिन उसके बाद मैंने जो डिक्लेरेशन किया स्ट्रिंग नेम एंड एड्रेस बोथ आर स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक के वजह से मैं डायरेक्टली इनपुट के अंदर ये जो स्टोर्ड इनपुट है इसके अंदर एक्सेस कर पा रहा हूँ। अगर मुझे यहाँ पे ये स्टैटिक को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये स्टैटिक वाला को यहाँ से मैं हटा देता हूँ, क्या होगा? हटा देने के बाद ये जो दो आपका रहेगा जो ये जो नेम एंड एड्रेस बोथ है क्या है? स्टैटिक प्रॉपर्टी है। लेकिन आपको यहाँ पे भी एक अनदर कंसेप्ट के बारे में पता चल रहा है। अगर मैं एक मेथड के अंदर जो कि एक नॉन स्टैटिक मेथड है, नॉन स्टैटिक मेंबर मेथड, इसको हम बोलते हैं क्या? नॉन स्टैटिक मेंबर मेथड है, ये नॉन स्टैटिक है, उसके अंदर हम स्टैटिक एक्सेस कर पाएंगे। नॉन स्टैटिक मेंबर के अंदर हम स्टैटिक को एक्सेस कर पाते हैं, लेकिन स्टैटिक आपका एक इतना सुपीरियर है, नॉन स्टैटिक के अंदर एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन अगर स्टैटिक है सिंपल से एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन एक स्टैटिक मेथड के अंदर नॉन स्टैटिक को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नॉन स्टैटिक जो प्रॉपर्टी एंड मेथड होता है ये जनरली सुपीरियर नहीं होता है, जिसके वजह से ये वहां पे एरर शो करेगा एंड उसके वजह से यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? स्टैटिक डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। मतलब मैं डायरेक्टली ये चीज बोल रहा हूँ, अगर आपका मेथड स्टैटिक है, अगर आपका मेथड स्टैटिक है, अगर आपका प्रॉपर्टी या कोई भी मेथड उस पर्टिकुलर स्टैटिक मेथड के अंदर एक्सेस व डिक्लेरेशन करना चाहते हो, ठीक है, वो स्टैटिक अगर नहीं है तो आपको इंस्टेंस के थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि स्टैटिक मेथड के अंदर डायरेक्टली नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी एंड मेथड को यूज नहीं कर सकते। अगर वो प्रॉपर्टीज एंड मेथड स्टैटिक हो गए तो स्टैटिक मेथड के अंदर आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो व डिफाइन कर सकते हो, लेकिन एक नॉन स्टैटिक के अंदर आप स्टैटिक को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। नॉन स्टैटिक मेथड अगर मेन मेथड यहाँ पे स्टैटिक नहीं है, ठीक है, मेन मेथड यहाँ पे स्टैटिक नहीं है, लेकिन स्टैटिक नहीं होने की वजह से आप क्या यहाँ पे कर सकते हो? एक स्टैटिक को डायरेक्टली यूज कर सकते हो, उसको कॉल करने के लिए इंस्टेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन एक नॉन पर्टिकुलर जो है प्रॉपर्टी एंड मेथड है, स्टैटिक के अंदर यूज करने के लिए आपको इंस्टेंस का जरूरत पड़ेगा। दिस इज द कंसेप्ट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपको अभी दिखाया, इसको मैं फिर से डिलीट करता हूँ, फिर से बताता हूँ क्या हुआ। अभी आप यहाँ पे देखो, ये दोनों क्या है? बोथ आर प्रॉपर्टीज आर नॉन स्टैटिक, ठीक है, नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टीज। एंड ये जो मेथड है क्या है? नॉन स्टैटिक मेंबर मेथड है। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को एक्सेस करना चाहता हूँ, आज देखो ये भी आपको क्या कर दिया, अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक कर दिया, ठीक है, स्टैटिक कर दिया, सडनली क्या होगा? एरर आ जाएगा आपका नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टीज के पास, क्योंकि मेथड आपका स्टैटिक है, आप नॉन स्टैटिक को यूज डायरेक्टली नहीं कर सकते। अगर आपका मेथड नॉन स्टैटिक होता लेकिन प्रॉपर्टी स्टैटिक होता, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अगर आपका मेथड नॉन स्टैटिक है लेकिन प्रॉपर्टी स्टैटिक है, तो यहाँ पे आपको सुपीरियर इंफीरियर के बारे में जानना पड़ेगा। सुपीरियर मतलब किसके पास पावर ज्यादा है? स्टैटिक के पास पावर ज्यादा है। अगर आपको स्टैटिक के अंदर डायरेक्ट एक्सेस करना है तो स्टैटिक डिक्लेयर करो कोई भी मेथड एंड प्रॉपर्टी के अंदर। अगर आपका स्टैटिक के साथ डायरेक्ट एक्सेस नहीं करना है, मतलब आप स्टैटिक डिक्लेरेशन नहीं करना चाहते, डायरेक्ट केस इंस्टेंस क्रिएट करो, उसके थ्रू एक्सेस करो, क्योंकि इंस्टेंस इज द सुपीरियर ऑफ द स्टैटिक। स्टैटिक से सुपीरियर कौन है? इंस्टेंस है, ठीक है। इस वजह से आपको थोड़ा सा स्टैटिक नॉन स्टैटिक के ऊपर मतलब थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना है, क्या करने से सही रहेगा। दोनों तरीका सही है, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉलिंग के टाइम पे ध्यान रखना है कहाँ पे स्टैटिक डिक्लेरेशन हुआ है, एंड उस स्टैटिक डिक्लेरेशन की वजह से जो प्रॉपर्टी एंड मेथड को कॉल कर रहे हैं वहां पे इंस्टेंस चाहिए या नहीं। अगर आपका प्रॉपर्टीज मेथड स्टैटिक है, डायरेक्ट एक्सेस होगा, ठीक है। अगर एंड प्रॉपर्टीज एंड मेथड स्टैटिक नहीं है, इंस्टेंस के थ्रू एक्सेस होगा। बस इतना ही मेरा बोलना था, ठीक है। आइडिया हो गया? कुछ डाउट है तो पूछो। फाइन, समझ में आ गया? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्टैटिक।
तो अभी हम नेक्स्ट जाएंगे दिस कीवर्ड। ओके, नेक्स्ट क्या है? दिस। दिस से पहले हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड ए कंस्ट्रक्टर। व्हाट इज द वर्क ऑफ कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर एक्चुअली है क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टर। इसको मैं सेव कर देता हूं। ओके, तो यहाँ पे अभी हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो कंस्ट्रक्टर एक्चुअली है क्या? कंस्ट्रक्टर एक्चुअली है क्या? कंस्ट्रक्टर इज सिमिलर टू द मेथड। इट इज ए method, okay, which contain blocks of statements. Okay, blocks of statements. तो इट इज ए सिमिलर टू द मेथड। मतलब कंस्ट्रक्टर क्या है? एक बिल्ट इन मेथड है जो कि हर एक क्लास में होता है। हम अभी जो क्लास क्रिएट किए, दो क्लास, स्टूडेंट एंड एम्प्लॉय क्लास, उसके अंदर भी डिक्लेरेशन हुआ है, लेकिन आपको पता नहीं चला। क्यों ना? उस पर्टिकुलर जब कोड जब कंपाइलेशन स्टेज में जाएगा, वहां पे एक बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर होता है जिसका नाम है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एंड ये कंस्ट्रक्टर का काम क्या है? इस कंस्ट्रक्टर का एक्चुअली काम होता है कि अगर आपका क्लास में जो भी प्रॉपर्टीज हैं उस प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करवाना। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करवाना। तो कैसे करेंगे? तो उसके डिफॉल्ट वैल्यूज के थ्रू। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने कैसे किस तरीके से स्टूडेंट क्लास के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज था मैंने डिफॉल्ट किया था, एम्प्लॉय का नहीं किया था। ठीक है, एम्प्लॉय का किया था या नहीं किया था? एम्प्लॉय का मुझे लग रहा है नहीं किया था। हाँ किया था, सॉरी, एम्प्लॉय का भी, ये तो स्टूडेंट का है, एम्प्लॉय का भी, हाँ एम्प्लॉय का मैंने नहीं किया था। तो ये जनरली हेल्प आपको क्या करेंगे? एक डिफॉल्ट डाटा इनिशियलाइज करने के लिए हेल्प करेंगे। एंड ये जो कंस्ट्रक्टर का नाम, जो नेम है आपका, सिमिलर टू रहेगा टू क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर का जो नेम है इज सिमिलर टू द क्लास नेम होता है। क्लास के नाम के हिसाब से ये सिमिलर टू होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है क्लास नेम के हिसाब से सिमिलर होता है। हम जब न्यू, ठीक है, कंस्ट्रक्टर कब डिक्लेरेशन स्टार्ट होता है? जब हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं। ये जो न्यू, हम जब ऑब्जेक्ट कीवर्ड यूज करते हैं उस समय एक कंस्ट्रक्टर जनरली कॉल्ड होता है। न्यू जब कीवर्ड, ठीक है, कीवर्ड क्रिएट होता है, क्रिएट at that time one constructor is called। ठीक है, one constructor is called। okay, at that time one constructor is called। ठीक है, one constructor called होगा। तो उस कंस्ट्रक्टर को हम क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट। क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। उस कंस्ट्रक्टर को हम जनरली क्या बोलते हैं? एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ठीक है, एंड ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मेन काम होता है टू इनिशियलाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्लास। टू इनिशियलाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्लास का प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करना उसकी डिफॉल्ट वैल्यू के थ्रू। क्लास विथ डिफॉल्ट वैल्यूज। ओके, समझ में आ गया? तो कैसे डिक्लेरेशन करते हैं आगे हम जानेंगे, डिक्लेरेशन कैसे होता है। तो जावा के अंदर टू टाइप्स का कंस्ट्रक्टर होता है। टू टाइप्स का कंस्ट्रक्टर क्या क्या है?
पहला है आपका, एक है नंबर 1 पे है आता है आपका, एक है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ऑलरेडी बोल चुका हूं। दूसरा आता है आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। एक है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके, समझ में आ गया। तो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपका कोई भी क्लास में, ठीक है, आपने एक क्लास डिक्लेरेशन किया, आप क्लास डिक्लेरेशन किया, did not having any object, okay, sorry, did not having any constructor, then compiler automatically declare default constructor। अगर कोई एक क्लास हम डिक्लेरेशन करते हैं, उसमें अगर आपका कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, देन कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्या करता है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को डिक्लेरेशन करता है। ठीक है, तो अभी कुछ क्या रूल्स हैं, रूल्स थोड़ा जान लेते हैं, कंस्ट्रक्टर का रूल्स क्या है। ठीक है, व्हाट इज द रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, रूल्स क्या क्या हो सकता है कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन का। तो मैं पहले क्या करता हूँ, नंबर 1 पे आप सोचो नाम, मैंने ऑलरेडी बता दिया हूँ, नेम इज सिमिलर टू द क्लास नेम, नेम इज सिमिलर टू द क्लास नेम। बस उसके बाद कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, जैसे मेथड का रिटर्न टाइप होता है, कंस्ट्रक्टर have no return type, then तो constructor can't abstract, याद रखो आगे पढ़ोगे, abstract, static, फाइनल भी आगे पढ़ोगे, एंड सिंक्रोनाइज्ड। ओके, आपका कंस्ट्रक्टर एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, फाइनल डिक्लेरेशन नहीं हो सकता, स्टैटिक डिक्लेरेशन नहीं हो सकता। जैसे मैंने मेथड के अंदर अभी स्टैटिक डिक्लेरेशन किया, आपको पता चला कि स्टैटिक डिक्लेरेशन करने से मेथड के अंदर हम कैसे प्रॉपर्टीज का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐड होता है। तो अगर आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप स्टैटिक डिक्लेरेशन नहीं कर सकते, ठीक है, कोई भी तो चीज़ नहीं होगा, रिटर्न टाइप नहीं आएगा, स्टैटिक डिक्लेरेशन नहीं होगा, फाइनल नहीं होगा, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा, सिंक्रोनाइज्ड नहीं होगा। ये सारा सिंक्रोनाइज्ड एक कीवर्ड है, ये जनरली क्या करता है, आप जब ऑब्जेक्ट को नेटवर्क के अंदर ट्रांसफर करोगे, सिंक्रोनाइज के अंदर आपको नेटवर्क के अंदर जब ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर करोगे, वहां पे किस टाइप का कन्वर्सन होता है, ऑब्जेक्ट को क्या कन्वर्ट करके हम नेटवर्क के अंदर बाय इंटरनेट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सिंक्रोनाइज कंसेप्ट हेल्प करता है। ठीक है, तो चलो अभी हम जो भी दो टाइप का कंस्ट्रक्टर हमने बताया, जी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ये एक्चुअली कैसा है, किस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं। अगर हम कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन नहीं करते हैं तो कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन करता है, अगर हम कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन कर देते हैं तो उस कंस्ट्रक्टर में हम प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करते हैं। तो अभी नीचे चलते हैं, डायरेक्टली कोडिंग के अंदर चलते हैं, हम वहां पे कंस्ट्रक्टर को डिक्लेरेशन करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करता हूँ, यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर कैसे करूँगा, तो यहाँ पे एम्प्लॉय को दूंगा, डिक्लेयर करूँगा, एंड इस एम्प्लॉय के वो हम बोलेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। देख रहे हो एम्प्लॉय, दिस इज ए डिफॉल्ट।
कंस्ट्रक्टर। आप सोच रहे हो कि सर अगर ये स्टैटिक नहीं है एंड इसको अगर हम स्टैटिक डिक्लेरेशन नहीं करते हैं, ये कब कॉल होगा, कॉल कैसे होगा? मैंने आपको बताया था जब न्यू कीवर्ड, मतलब ये जब न्यू, जब मैंने बताया ना न्यू कीवर्ड क्रिएट एट दैट टाइम वन कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। समझ में आ रहा है? जब न्यू कीवर्ड डिक्लेरेशन करते हो एट दैट टाइम जो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है दैट कंस्ट्रक्टर इज ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो इन दिस केस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल, कंस्ट्रक्टर कॉल। ठीक है, कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हो गया? तो यहां पे मैं क्या करूंगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ एम्प्लॉय क्लास। मैं यहाँ पे चाहता तो जो जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे है इसको सब इनिशियलाइज भी कर पाता। तो मैं तो इनपुट ले रहा हूँ लेकिन यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज करूंगा। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया था, पहले मैंने डिक्लेरेशन के टाइम पे कर दिया था, मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर वही सेम काम करूंगा। क्योंकि मैं यहाँ पे इनपुट ले रहा हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे कोई भी इनिशियलाइज नहीं करूंगा डिफॉल्ट वैल्यू के अलावा। सॉरी, यहाँ पे 0 रहेगा। हो गया कंप्लीट। तो अभी हम इसको रन करते हैं एंड देखो ये कैसे कॉल होता है। जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, मतलब ये जब न्यू कीवर्ड क्रिएट होगा ऑटोमेटिकली उसी समय आपका ये पहले कॉल होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा। देखो देखो हो गया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ एम्प्लॉय क्लास कॉल्ड, मतलब आपका क्लास का जो जो प्रॉपर्टीज है सबका वैल्यू अभी इनिशियलाइज हो चुका है। अगर इसके बाद अगर आप प्रिंट करना चाहते हो कि क्या क्या वैल्यू यहाँ पे हुआ है, ठीक इसके नीचे अब क्या करो, ये जो लाइन है ना प्रिंट का लाइन, ये कॉपी कर दो यहाँ से, बस ठीक इस कंस्ट्रक्टर के पहले इसको प्रिंट कर दो। ये जो कॉल हुआ है इस कंस्ट्रक्टर से पहले इसको प्रिंट कर दो। ठीक है, हो गया आइडिया। तो यहाँ पे अभी फिर से रन करो इसको, देखो क्या होता है। आपको पहले पता चलेगा कि डिफॉल्ट वैल्यूज क्या क्या है। देखो एम्प्लॉय आईडी कितना है 0, नेम कितना है नॉल, एज कितना है 0, डिजिग्नेशन क्या है नॉल एंड एड्रेस क्या है नॉल। उसके बाद ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एंटर करो आईडी नेम एज डिजिग्नेशन एड्रेस। अभी आप क्या करोगे, एंटर करोगे। ठीक है, उसके बाद नेम, उसके बाद एज, उसके बाद डिजिग्नेशन, उसके बाद एड्रेस। बस हो गया। देखो सारा चीज अभी अपडेट हो गया, जो जो डिफॉल्ट वैल्यू था अभी अपडेट हो गया। तो ये था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या है, बहुत ही सिंपल है। आपको आर्गुमेंट्स पास करना है। कहाँ से, ऑब्जेक्ट के अंदर। मैंने पिछले क्लास में फंक्शन के अंदर बताया था कि आर्गुमेंट्स कैसे जाते हैं, फॉर्मल आर्गुमेंट, एक्चुअल आर्गुमेंट। अगर याद नहीं है रिकॉल कर लो कि आर्गुमेंट्स क्या है। तो यहाँ पे हम देखो कंस्ट्रक्टर के अंदर आर्गुमेंट्स को कैसे पास ऑन कर रहे हैं। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इंट, एंड यहाँ पे ये जो एम्प्लॉय आईडी है इसको डिक्लेयर करूंगा। आप सिमिलर रख सकते हो, डिसिमिलर भी रख सकते हो। अगर सिमिलर रखते हो क्या होता है, डिसिमिलर रखते हो क्या होता है। तो मैं पहले यहाँ पे अभी डिसिमिलर करता हूँ, कल बताऊंगा सिमिलर रखने से क्या होगा। आज डिसिमिलर रखता हूँ, जैसे ए बी करके रख देता हूँ। उसके बाद क्या है, स्ट्रिंग, ठीक है, डी कॉमा, उसके बाद क्या है, इंट सी कॉमा, उसके बाद स्ट्रिंग
सी डी कॉमा स्ट्रिंग ई। मैं कैसे ले रहा था स्ट्रिंग डी, ये सारा चीज मैं वहां पे देख के, ऊपर आईडी है, आईडी के लिए ए लिया, नेम है बी लिया, एज है सी लिया, डेजिग्नेशन है डी लिया, एड्रेस है ई लिया। अभी होगा क्या, अभी देखो क्या होता है। अभी ये जो सारा चीज है ना, मैं इसके अंदर असाइन करूंगा एम्प्लॉय आईडी के अंदर। तो डाटा कहां से आएगा, आपने तो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, डाटा कहां से आएगा अभी देखो, ध्यान से देखो क्या होगा। तो मैं पहले यहां पे ओके बी, मेरा यहाँ पे थोड़ा सा इक्लिप्स काम नहीं कर रहा है, नहीं तो आप कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करते सब कुछ आ जाता। तो थोड़ा सा इक्लिप्स यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इस वजह से मुझे इस तरह का कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है। लिखने से अच्छा है कॉपी पेस्ट करना, सेम चीज है ना। ठीक है, हो गया। अभी इसके बाद तो डिस्प्ले तो ऑलरेडी हमारे पास है, इसके अंदर वो डिस्प्ले करेगा। ठीक है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। तो पहले एक तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो चुका है, मैं दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। ये डिफॉल्ट के लिए हुआ, अभी ये पैरामीटराइज्ड के लिए होगा। कॉलिंग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कॉलिंग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कैसे होगा, यहाँ पे आपको पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल करना है एक एक करके। आईडी पहले कॉल करना है, उसके बाद आईडी के बाद क्या है, स्ट्रिंग है, तो मैंने यहाँ पे डिक्लेरेशन कर दिया क्वाटी। उसके बाद क्या है, इंटीजर, स्ट्रिंग के बाद इंटीजर है, स्ट्रिंग है क्या, डेजिग्नेशन। उसके बाद क्या है, एड्रेस। हो गया। अभी इसके बाद एंड ये जो इंस्टेंस मैंने क्रिएट किया है सेम नहीं होना चाहिए, ये दूसरा इंस्टेंस है। एंड इसके अंदर e2 डॉट डिस्प्ले करोगे। ठीक है, e2 डॉट डिस्प्ले, सर किसका डिस्प्ले, एम्प्लॉय का डिस्प्ले। हो गया, सब एरर फ्री हो गया। तो पहले नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनपुट एंड डिस्प्ले करोगे, उसके बाद पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जो कि मैंने ऑलरेडी इसमें डाटा पास ऑन कर चुका हूं। अगर आपका इस तरह का डाटा ऑब्जेक्ट के अंदर पास हो रहा है तो मोस्टली मतलब 100% आपको ये इस तरह का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा अगर ऑब्जेक्ट के अंदर पास कर रहे हो। ठीक है, अगर आप पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर अगर यूज कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट जहां पे डिक्लेरेशन हो रहा है वहां पे आर्गुमेंट के अंदर आपको इस तरीके से पास ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं राइट क्लिक करता हूं, रन करता हूं, देखो क्या होता है। ठीक है, अभी देखो ये तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, मैंने आपको बताया था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ एम्प्लॉय क्लास कॉल्ड, पहले ये वाला कॉल हुआ। ठीक है, ये वाला पहले कॉल हुआ, उसके बाद आपको पूछ रहा है एंट्री करो, तो मैं अभी एंट्री करूंगा। तो ये आईडी है, अभी उसके बाद नेम है, उसके बाद आपका एज है, उसके बाद डेजिग्नेशन है, उसके बाद आपका। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आ गया यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मैंने थोड़ा स्पेस दे दिया, तो इसके लिए थोड़ा अलग सा टेक्निक है कैसे आप मल्टीपल वर्ड्स ले सकते हो। लेकिन एक चीज यहाँ पे याद रखो कि दिखा दिया मतलब डेजिग्नेशन उसके साथ ही ले गया होगा सॉफ्टवेयर, एंड इसके साथ आपका जो एम्प्लॉय ऑल डिटेल्स आपका हरी, एज, डेजिग्नेशन, फ्रंट एंड, एम्प्लॉय एड्रेस आपका डेवलपर ले लिया। ठीक है, एक साइड में दे दिया तो इस वजह से ले लिया। एंड दूसरे बात जो कि मैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल किया, ये चीज आप देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड ए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। आइडिया हो गया। तो इस तरीके से आप पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एंड जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है कॉल कर सकते हो। ठीक है,
ओके, समझ में आ गया। आप थोड़ा सा आज ये चीज देखो फिर से, कुछ अगर डाउट है नेक्स्ट क्लास में फिर से हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे मैं एक दिस कीवर्ड का हेल्प से कैसे ये यूज करता हूँ बताऊंगा। जो अभी ए बी सी देख रहे हो, कल मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज करूंगा जो कि थोड़ा डिफरेंट तरीके से आपको आइडिया आएगा। ठीक है, सो इतना रखता हूँ। अगर कुछ डाउट है मुझे कल बताना। ठीक है, थैंक यू।